Hello everyone, this is Arif Khan and welcome back to my YouTube channel The School of Politics। द स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने एक नए थिंकर को लेकर के और एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य की पॉलिटिकल फिलॉसफी से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में और इसके अलावा टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशन में, उसको हम कवर करेंगे। और बेसिकली इस सेशन में हम 2004 से लेकर के 2023 तक के सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। और एक चीज़ मैं आपको और भी इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि आप लोगों की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए मैंने इस स्लाइड में टीजीटी और पीजीटी के जो क्वेश्चन है उसको भी इंक्लूड करना शुरू कर दिया है। और फर्दर हम कोशिश ये करेंगे कि इसके अलावा जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन हैं उसको भी हम इंक्लूड करें। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पे, कौटिल्य से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया दिसंबर 2005 में, बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मैनी एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट्स आर देयर इन कौटिल्याज थ्योरी। कौटिल्य के सिद्धांत में राज्य के कितने अंग हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, बेसिकली ये क्वेश्चन कौटिल्य का जो सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट्स है उससे ये रिलेटेड एक क्वेश्चन है। और इसमें हम जानते हैं कि सप्तांग थ्योरी में जो है राज्य के कितने अंग हैं, 7 अंग हैं। कौटिल्य की जब भी हम बात करें तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंदर हम देखें, कौटिल्य एक ऐसे थिंकर हैं जिनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उनके कॉन्सेप्ट की हम बात करें तो 3 कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है उनका जो है जो उनकी सप्तांग थ्योरी है, और उसके अलावा जो उनका मंडल सिद्धांत है, और जो उनका 6 फोल्ड थ्योरी है फॉरेन पॉलिसी को लेकर के, 6 फोल्ड पॉलिसी। ये 3 कॉन्सेप्ट हैं कौटिल्य की पॉलिटिकल फिलॉसफी से, उनके राजनीतिक दर्शन से, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और मैं पेपर का एनालिसिस कर रहा था तो एक चीज़ कॉमन देखने को मिली कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन है इसी 3 कॉन्सेप्ट से पूछे गए हैं, सप्तांग थ्योरी, मंडल और 6 फोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा कि ये जो कौटिल्य का सप्तांग थ्योरी है, थ्योरी ऑफ स्टेट जो है, जिसमें वो राज्य के 7 अंगों की बात करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को उनकी बुक जो है अर्थशास्त्र के अधिकरण 6 चैप्टर 1 में जो है डिस्कस किया गया है। मतलब जो अर्थशास्त्र का अधिकरण 6 के अंतर्गत जो चैप्टर 1 है उसमें वो सप्तांग थ्योरी के बारे में बात करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपी पीजीटी सिविक्स का जो पेपर हुआ था 2021 में, उसका मैंने एक क्वेश्चन कोट किया, सीधा डायरेक्टली मैंने उस पेपर से कोट किया है, उसकी मैंने यहाँ पे इमेज इंक्लूड की है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है अधिकरण इन कौटिल्याज अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अधिकरण हैं, तो टोटल कितने अधिकरण हैं? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में टोटल 15 अधिकरण हैं, 15 जो है अधिकरण हैं। और अधिकरण का मतलब क्या, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अधिकरण को हम बुक्स भी कह सकते हैं या पार्ट कह सकते हैं। मतलब ये जो बुक है कौटिल्य की, ये बेसिकली 15 भागों में या 15 अधिकरणों में जो है डिवाइड है। और फिर हर एक अधिकरण के अंदर जो है कुछ चैप्टर्स हैं, किसी में 2 4 5 ऐसे या उससे ज़्यादा भी चैप्टर्स हैं। और बेसिकली अगर हम बात करें अर्थशास्त्र की, तो ये जो अर्थशास्त्र है इसे 300 BC 300 ईसा पूर्व जो है लिखा है अर्थ कौटिल्य ने। और इसको उन्होंने एक संस्कृत भाषा में लिखा था। और ये जो बुक है 12वीं शताब्दी तक प्रभावशाली थी। और ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि 12वीं शताब्दी के बाद जो है ये जो मनुस्क्रिप्ट है, ये जो ग्रंथ है, ये विलुप्त हो गया। बाद में 1905 में आर राम शास्त्री नाम के एक विद्वान हैं, उनको ये बुक मिली और फिर उन्होंने 1909 में जो है इसको पब्लिश किया। और बात करें इस बुक के इंग्लिश वर्जन की, तो 1915 में इसको जो है उन्होंने आर राम शास्त्री ने ही पब्लिश किया था। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं, आप यहाँ स्क्रीन पे वो सेम बुक देख सकते हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जिसको आर राम शास्त्री ने जो है पब्लिश किया था।
और यहाँ पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ये जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेटेड वर्जन है, बेसिकली ये बुक तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है, लेकिन जो इसका ट्रांसलेटेड वर्जन है आप उसमें देखें, बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4, बुक 5, ऐसे 15 तक, हाँ बुक 15 तक आप देख सकते हैं। तो इसको हम भाग कह सकते हैं या अधिकरण कह सकते हैं। संस्कृत भाषा में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है उसे अधिकरण कहते हैं, और कई एग्जाम में पूछा गया है खास तौर पे कि इसमें अधिकरण कितने हैं। इवन आपके सामने ये मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये जो ग्रंथ है 300 ईसा पूर्व लिखा गया है संस्कृत भाषा में, और इसमें 15 अधिकरण या 15 भाग हैं। और एक क्वेश्चन मैंने फिर फर्दर इंक्लूड किया है सिविक्स के पेपर से 2021 में जो यूपी पीजीटी का एग्जामिनेशन हुआ था, वहाँ पे आप देखें, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल विद्याज एज डिटरमाइंड बाय कौटिल्य। निम्नलिखित में से कौन सी विद्या कौटिल्य के द्वारा सुनिश्चित मूल्य विद्याओं में सम्मिलित नहीं है। तो अपनी बुक अर्थशास्त्र में कौटिल्य चार प्रकार की विद्याओं के बारे में, फंडामेंटल विद्याओं के बारे में वो बात करते हैं, नॉलेज के फंडामेंटल नॉलेज के बारे में बात करते हैं। वो कौन कौन से हैं? अन्वेक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। ये जो निरुक्त है ये उनके आधारभूत शिक्षाओं में, विद्याओं में शामिल नहीं है, ठीक है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो है दंड नीति, जिसका संबंध स्टेट क्राफ्ट से है, शासन कला से है, और इसका संबंध किससे है? राजनीति से। मतलब दंड कौटिल्य ने जो चार प्रकार की विद्याएं बताई हैं उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो दंड नीति है, और दंड नीति का संबंध किससे है? शासन कला से है, राजनीति से है। और जो संप्रभुता का जो वास होता है, सॉवरेंटी की अगर हम बात करें तो सॉवरेंटी किसमें निहित है? वो दंड नीति में ही शामिल है। तो इस तरह से हम आज इस सेशन में सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। कुछ पीजीटी के भी क्वेश्चन हैं और नेट के तो ज़्यादातर क्वेश्चन हैं इसमें। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि हमने ये जो टेस्ट सीरीज़ आप लोग के लिए स्टार्ट की है उसके रिगार्डिंग आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है कि ये टेस्ट सीरीज़ जिसमें हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में जितने भी थिंकर्स हैं और इंडियन पॉलिटिकल थॉट में जितने भी थिंकर्स हैं, सारे थिंकर्स को हम कवर कर रहे हैं अपनी इस टेस्ट सीरीज़ में। और बहुत ही नॉमिनल फ़ी है, 499 की ये फी, इसकी जो फ़ी है 499 रुपये। और ये टेस्ट सीरीज अगले 6 मंथ तक चलेगी, और आपको एक एक वीडियो और एक स्पेसिफिक पीडीएफ जो है आपको मिलता रहेगा। देखिए मैं किस यहाँ पे आपको क्लियरली बताना चाहूँगा कि ये सारे पीडीएफ अभी मेरे पास में पूरी तरह से रेडी नहीं है। इंडियन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पूरी तरह से रेडी है, और इंडियन पॉलिटिकल थॉट में कुछ थिंकर्स भी बाकी हैं। मैंने ऑलरेडी गांधी पे, अम्बेडकर पे, नेहरू पे, जयप्रकाश नारायण पे वीडियो बना दिया है, और ये कौटिल्य पे मैं बना रहा हूँ। तो अगर आप चाहें तो इस टेस्ट सीरीज को जो है ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके लिए आप जो है दिए गए नंबर पे 9821682032 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसे दिसंबर 2007 में पूछा गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं, असर्शन और रीजन, और इसको आपको पढ़ना है, और इसके बीच, और ये इसको आपको समझना है कि इसके बीच में क्या इंटरकनेक्शन है, इसमें क्या आपस में कोई संबंध है कि नहीं है। जैसे कि क्या पे लिखा है, अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, 4 विंग्स ऑफ द आर्मी, एलिफेंट, कैवलरी, chariots, infantry should be placed under different officers. The officer do not fall prey to the enemy's intrigues. कौटिल्य के अनुसार सेना के 4 खंडों को अलग अलग अधिकारियों के अधीन होना चाहिए: हाथी, घोड़े, रथ और पैदल। मतलब ये 4 प्रकार की सेनाओं के बारे में बात कर रहे हैं। इससे अधिकारी शत्रु की चालों का शिकार नहीं बनेंगे। देखिए कौटिल्य की अगर हम बात करें, वो बहुत बड़े स्ट्रैटेजिस्ट हैं, और वो युद्ध कला के, आर्ट ऑफ वार के जो है एक्सपर्ट हैं। और इस वजह से क्या है कि वो पूरी तरह से, क्या है कि जो कमांड ऑफ अथॉरिटी है उसको वो क्या कर रहे हैं कि वो डिफरेंट सेक्शन में उसको जो है डिवाइड कर रहे हैं। मतलब चूंकि 4 प्रकार की सेनाएं हैं, तो हर एक सेना के लिए वो एक विशेष सेनाध्यक्ष को, कमांड अथॉरिटी को जो है वो बनाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि एक ही व्यक्ति सारी सेनाओं को, चाहे वो पैदल सेना हो या रथ सेना हो या हाथी हो या घुड़सवार हो, सबको वो एक ही व्यक्ति कमांड करे। 4 अलग अलग प्रकार की सेनाओं के लिए वो 4 अलग अलग अध्यक्ष की बात करते हैं, सेना अध्यक्ष की बात करते हैं।
इससे क्या होगा कि जब कमांड ऑफ अथॉरिटी एक से ज़्यादा होगी, तो इससे क्या है कि जो दुश्मन हैं वो आसानी से सेना के अधिकारियों को अपना शिकार नहीं बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए वो 4 प्रकार की सेनाओं की बात करते हैं और साथ ही उसके पीछे 4 प्रकार की सेनाओं को रखने का और 4 प्रकार के सेनाध्यक्षों को रखने के पीछे का एक कारण ये भी मानते हैं कि एक आदमी को जो है मिसगाइड करना या मैनिपुलेट करने की करना आसान है, जबकि अगर 4 लोग होंगे तो उनको मैनिपुलेट करना, उनको मिसगाइड करना, मिसलीड करना इतना आसान नहीं होगा। और इससे क्या होगा कि जो शत्रु हैं वे आसानी से जो है इन अधिकारियों को, सेनाध्यक्षों को अपनी चाल में फंसा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जिससे दिसंबर 2008 में पूछा गया है। यहाँ पे पूछा जा रहा है द फर्स्ट सिस्टमैटिक इंडियन पॉलिटिकल थियरी कैन बी फाउंड। प्रथम व्यवस्थित भारतीय राजनीतिक सिद्धांत इसमें पाया जा सकता है। देखिए अगर हम बात करें कौटिल्य के अर्थशास्त्र की, तो ये एक पहला भारतीय ग्रंथ है जिसमें पूर्ण रूप से राजनीतिक सिद्धांत के बारे में, शासन के बारे में, राजनीति के बारे में, प्रशासन के बारे में, युद्ध के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में, पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में बात की गई है। हालांकि देखिए इसके पहले भी जो ग्रंथ चाहे वो भगवत गीता की हम बात करें या वेदों की बात करें या शुक्र नीति की बात करें, इनमें क्या है कि इनमें राजनीति के विषय में बात की गई है, लेकिन क्या है कि कोई एक विशेष राजनीतिक सिद्धांत इन किताबों में नहीं है। और बेसिकली क्या है कि इन किताबों के अंदर, चाहे वो भगवत गीता हो या वेद हो या शुक्र नीति हो, इनमें जो राजनीतिक चिंतन है वो बिखरा हुआ है कि कोई स्पेसिफिक एक जहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो ग्रंथ है धार्मिक ग्रंथ है, ना कि वो राजनीतिक ग्रंथ है। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वो एक ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से राजनीतिक ग्रंथ है और जिसको स्टेट क्राफ्ट यानी शासन कला के ऊपर लिखा गया है। ठीक है, तो ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ये क्या है, एक राजनीतिक ग्रंथ है जिसको इसमें खासतौर पे शासन कला के बारे में, स्टेट क्राफ्ट के बारे में बात की गई। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसे जून 2011 में पूछा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 की हम यहाँ पे देखें, रेफरिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द किंग हु सेड दैट इन द हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट लाइज हिज हैप्पीनेस, इन देयर वेलफेयर हिज वेलफेयर। राजा के उत्तरदायित्व के सिद्धांत का जिक्र करते हुए किसने कहा कि अपनी प्रजा की खुशी में उसकी खुशी है। मतलब प्रजा की खुशी में ही राजा की खुशी है और प्रजा के कल्याण में जो है राजा का कल्याण है। किसका कहना है? ये कहना है कौटिल्य का। कौटिल्य का जो राजा है वो प्लेटो के राजा की तरह क्या है कि वो नियम और कानूनों से मुक्त नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें प्लेटो के आइडियल किंग की, जो प्लेटो का जो फिलोसफर किंग है वो कानून से ऊपर है और कुछ चीज़ों में क्या है कि वो जनमानस की जो भावनाएं हैं उसके अगेंस्ट जाकर के वो काम कर सकता है। लेकिन कौटिल्य का जो राजा है, जो शासक है, वो जनता की इच्छाओं के विपरीत जाकर के काम नहीं कर सकता है। सही मायने में अगर कौटिल्य के राजा की हम बात करें तो उसकी प्रजा की खुशी में ही उसकी अपनी खुशी है और उसके प्रजा के कल्याण में ही अपना कल्याण है। मतलब क्या है कि उसके अपने जो व्यक्तिगत हित हैं, जो उसके सेल्फ इंटरेस्ट हैं, वो मायने नहीं रखते हैं, बल्कि जो प्रजा की खुशी है, जो प्रजा का वेलफेयर है, उसका कल्याण है, वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, इसे दिसंबर 2013 में पूछा गया है। क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे? विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू कौटिल्य आर द प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस फॉर ए किंग। कौटिल्य के अनुसार राजा के लिए उत्तम अभिशासन के सिद्धांत कौन कौन से हैं? सबसे पहला क्या कि मर्जिंग इंडिविजुअलिटी विथ ड्यूटीज, व्यक्तिगता का कर्तव्यों के साथ विलय। मतलब क्या है कि राजा को अपने बारे में कुछ विशेष नहीं सोचना, अपने कल्याण के बारे में, अपनी खुशी के बारे में या अपने लाभ के बारे में। उसे क्या करना है, अपनी व्यक्तिगता को अपने व्यक्तिगता का कर्तव्यों के साथ विलय कर देना है। मतलब अपनी जो खुद की पर्सनैलिटी है, जो उसकी इंडिविजुअलिटी है, उसको अपनी ड्यूटीज के साथ मिक्स कर देना। जैसा कि आपने यहाँ ऊपर में देखा कि प्रजा के कल्याण में ही जो है राजा का कल्याण है, प्रजा की खुशी में ही राजा की खुशी है। तो क्या है कि वो अपनी भावनाओं को अपने उसके लिए क्या चीज़ें ज़्यादा बेहतर हैं वो कहीं पीछे छूट जाती हैं। जब वो एक व्यक्ति जब राजा बनता है तो उसके लिए प्रजा का कल्याण ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है।
और दूसरा क्या है कि लीडिंग ए डिसिप्लिन्ड लाइफ विथ ए कोड ऑफ कंडक्ट। अर्थशास्त्र में कौटिल्य जो है राजा के लिए कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बात करते हैं, और राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस कोड ऑफ कंडक्ट को वो फॉलो करे। कौटिल्य का जो राजा है वो प्लेटो के फिलोसफर किंग की तरह नहीं है। जो फिलोसफर किंग की अगर हम बात करें, जो प्लेटो का फिलोसफर किंग है वो कानून से ऊपर है। वो कानून से ऊपर है, वो किसी भी नियम कायदे कानून से बंधा नहीं हुआ है। वो अपने आप में एक दार्शनिक राजा है। लेकिन हम देखते हैं कि जो कौटिल्य का जो शासक है, जो राजा है, वो क्या है, वो नियमों से, कानूनों से, परंपराओं से जो है बंधा हुआ है। और फिर क्या कि मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, जो थर्ड ऑप्शन है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना। तो राजा का सबसे जो बड़ा उद्देश्य है वो राज को जो है सुरक्षित करना है, संरक्षित करना है, और उसके अंदर कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। तो ये तीनों जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ये चौथा स्टेटमेंट उसको देखते हैं, रिप्लेसिंग बैड मिनिस्टर्स बाय लेखक्स राइटर्स, मतलब बुरे मंत्रियों को लेखकों के साथ प्रतिस्थापित करना। देखिए, आप अगर देखें कौटिल्य का जो सप्तांग सिद्धांत है, तो उसमें एक टर्म वो इस्तेमाल करते हैं, या जो 7 एलिमेंट में एक एलिमेंट है अमात्य, जिसको मंत्री कहते हैं। तो मंत्रियों के जो चयन की जो प्रक्रिया है वो क्या है, वो मेरिट है। मेरिट के बेसिस पर, योग्यता के बेसिस पर, निपुणता के बेसिस पर, एक्सीलेंस के बेसिस पर जो है एक राजा जो है मंत्रियों का चयन करता है, उसकी नियुक्ति करता है, ना कि किसी एक बुरे मंत्री को जो है वो एक लेखक के माध्यम से रिप्लेस करता है। तो ये जो ऑप्शन फोर्थ है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो बचा क्या, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जिस ऑप्शन में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, जिसे जून 2014 में पूछा गया है। यहाँ पे पूछा जा रहा है, टू कौटिल्य द कॉन्सेप्ट ऑफ रूप दर्शक मीन्स। कौटिल्य के लिए रूप दर्शक की अवधारणा का अर्थ क्या है। तो कौटिल्य के ने अर्थशास्त्र के अंदर रूप दर्शक के बारे में बात की है। तो रूप दर्शक बेसिकली कौन है, इंस्पेक्टर्स ऑफ कॉइन, जो क्या है, जो सिक्कों का निरीक्षण करता है उसी को क्या बोलते हैं, रूप दर्शक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसे जून 2015 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं, इन अर्थशास्त्र हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट फाइंड मेंशन। अर्थशास्त्र में सरकार के कितने भागों का उल्लेख है। तो बेसिकली कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें 34 डिपार्टमेंट के बारे में वो बात करते हैं। कौटिल्य कितने वाले 34 डिपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं, और 18 मंत्रियों के बारे में बात करते हैं। कितने, 18 मिनिस्टर्स के बारे में बात करते हैं। अगर हम ध्यान से देखें, जो नंबर ऑफ डिपार्टमेंट है 34, और फिर 18 मंत्री, अगर इसकी बात करें, तो इससे साफ तौर पे एक बात समझ में आती है कि कौटिल्य राज के ऊपर बहुत बड़ा बोझ नहीं डालना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि सरकार का के जो विभाग हो वो बहुत अधिक हो, और साथ ही साथ में जो मंत्रियों की जो संख्या हो वो बहुत अधिक हो। वो सीमित संख्या में मंत्रियों को भर्ती करने के पक्ष में हैं, और साथ ही साथ वो ये चाहते हैं कि जो विभाग हैं, जो मंत्रालय हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो बहुत अधिक ना हो। सेम चीज़ हम देख सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब 19 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लाया गया 2003 में, 91वें संवैधानिक संशोधन को, उसके माध्यम से आर्टिकल 164 को अमेंड किया गया, उसमें संशोधन किया गया, और ये तय किया गया कि क्या, कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो लोग होंगे, जो मंत्री परिषद का जो आकार होगा वो कैसा होगा, वो विधानसभा या लोकसभा की जो टोटल सदस्य संख्या है उसका 15% से अधिक नहीं होगा। तो एक तरह से हम देखते हैं कि कौटिल्य बहुत ही प्रैग्मेटिक इंसान है। वो ये नहीं चाहते हैं कि ना ही विभागों की संख्या बहुत अधिक हो और ना ही मंत्रियों की बहुत संख्या अधिक हो, और अपने अर्थशास्त्र के अंदर वो जो है 34 प्रकार के डिपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जिसे दिसंबर 2015 में पूछा गया है, और अगेन यहाँ पे पूछा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ कौटिल्याज स्टेट्स। निम्नलिखित में से कौन कौटिल्य के राज का अंग नहीं है। तो सप्तांग थ्योरी बेसिकली जो है राज के अंगों से डील करती है। और अगर हम बात करें सप्तांग थ्योरी की, तो अधिकरण 6 में
अर्थशास्त्र के अधिकरण 6 के चैप्टर 1 में सप्तांग थ्योरी के बारे में बात करते हैं कौटिल्य, और इसमें 7 एलिमेंट हैं जिससे मिलकर के राज्य बनता है। वो कौन कौन से हैं? स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। इन 7 तत्वों से बनकर के जो है, 7 एलिमेंट से मिलकर के जो है एक राज्य बनता है। और अगर हम बात करें वर्ण व्यवस्था की, तो ये जो वर्ण व्यवस्था है ऑप्शन 3, ये कौटिल्य के सप्तांग स्टेट का, जो सप्तांग थ्योरी है उसका हिस्सा नहीं है। मतलब कहने का ये कि कौटिल्य के जो राज्य के 7 अंगों की बात करते हैं उसमें वर्ण व्यवस्था शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे, जिसे जुलाई 2016 में पूछा गया है, अगेन कौटिल्य बात कर रहे हैं। How many ways to embezzlement of government money have been mentioned by the Kautilya in his अर्थशास्त्र? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सरकारी धन के गबन के कितने तरीकों का उल्लेख किया गया है? तो बेसिकली सरकारी धन के अगर गबन की बात करें तो बेसिकली ये क्या चीज़ है? सरकारी धन के गबन का मतलब क्या? कि करप्शन के हम बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। कौटिल्य बात कर रहे हैं यहाँ पे भ्रष्टाचार के बारे में, करप्शन के बारे में। तो वो करप्शन के 40 तरीकों के बारे में बात करते हैं अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में। कितने प्रकार के? 40 प्रकार के वो जो है बात करते हैं करप्शन के बारे में, कि किस तरह से एक जो सरकारी अधिकारी है वो सरकारी धन का जो है गबन कर लेता है। और इसकी तुलना वो मछली से करते हैं कि जैसे पानी में एक रहने वाली जो मछली है वो कब पानी को पी लेती है पता नहीं चलता, ठीक उसी तरह से सरकारी जो अधिकारी हैं वो कब सरकारी धन को जो है गबन कर लेते हैं, उसको हड़प लेते हैं और उसके थ्रू वो करप्शन करते हैं। इसके बारे में पता लगाना ये बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, इससे जनवरी 2017 में पूछा गया है। यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा मतलब हम कह सकते हैं कि ये इतना इजी क्वेश्चन नहीं है, इसको हम मॉडरेट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, कौटिल्य एम्फेसाइजेस द नीड फॉर ए स्ट्रॉन्ग रूलर। कौटिल्य मजबूत शासक की आवश्यकता पर बल देता है। ये स्टेटमेंट है, आपका असर्शन है, अभिकथन है। He was having acute awareness of the dangers of anarchy as well as the absolute necessity to establish order in society. देखिए कौटिल्य क्या है कि वो मजबूत शासक की आवश्यकता पर बल देते हैं। क्यों? वो इसलिए बल देते हैं क्योंकि यदि अगर शासक कमजोर नहीं होगा तो इससे इस बात की पूरी संभावना है कि उस राज्य पर कोई दूसरा राज्य आक्रमण करके उस राज्य को हड़प सकता है। और साथ ही साथ में अगर शासक मजबूत नहीं होंगे, जो साम्राज्य होगा, जो राज्य होगा, अगर वो मजबूत नहीं होगा, शक्तिशाली नहीं होगा, तो उसके अंदर कानून व्यवस्था को भी जो है बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अपराधों की संख्या बढ़ती जाएगी और भ्रष्टाचार भी बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से अगर हम देखें कि कौटिल्य क्या है कि वो बात करते हैं कि जो शासक है वो क्या कि शक्तिशाली होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। और आप देखें नंद वंश के जो शासक थे घनानंद, उनसे जो है अपमानित होने के बाद, बेइज्जत होने के बाद अब देखते हैं कि कौटिल्य ने जो है मौर्य वंश की स्थापना की और जो है उन्होंने एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि इस क्वेश्चन में आप जो ऑप्शन 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसे नवंबर 2017 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि पूछा गया है यहाँ पे, हु सेड, किसने कहा, Kautilya's अर्थशास्त्र exemplified radical Machiavellianism. Compared to it, Machiavelli's prince is harmless. यह किसका कथन है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र उग्र मैकियावलीवाद का उदाहरण है? कौटिल्या's अर्थशास्त्र exemplified radical Machiavellianism। क्या है कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो उग्र मैकियावलीवाद का उदाहरण है। इसकी तुलना में मैकियावली का प्रिंस अहानिकारक है। मतलब यहाँ पे क्या है, ये वैसे स्टेटमेंट मैक्स वेबर का है, पहले आप थोड़ा सा समझे इसमें बात कही क्या जा रही है। मैक्स वेबर जो है वो मैकियावली की जो बुक है द प्रिंस, और द प्रिंस के अंदर जो जिन सिद्धांतों के बारे में बात की गई है कि कैसे एक शासक जो है क्या करे कि अपने राज्य के हितों को सुरक्षित करने के लिए किसी भी प्रकार के तरीके वो अपना सकता है। आपने देखा होगा
कि कौटिल्य कहते हैं कि एक शासक के अंदर क्या है कि लोमड़ी और शेर दोनों के गुण होने चाहिए, फॉक्स और लायन के दोनों एलिमेंट उसके अंदर होने चाहिए, उसके अंदर छल कपट भी होनी चाहिए और शक्ति भी होनी चाहिए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ इसी तरह की बात कौटिल्य भी करते हैं कि अपने राज्य की सुरक्षा करने के लिए, अपने राज्य के हितों को सुनिश्चित करने के लिए एक शासक को साम दाम दंड भेद नीति सबका प्रयोग करना चाहिए। तो जब मैक्स वेबर द प्रिंस की तुलना अर्थशास्त्र से करते हैं, उसमें जो सिद्धांत दिए गए हैं उससे उससे तुलना करते हैं, तो उस तुलना के दौरान उनको ये लगता है कि अर्थशास्त्र में जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए गए हैं, जो सिद्धांत डिस्कस किए गए हैं, वो कहीं अधिक कठोर हैं। उसकी तुलना में जो मैकियावली का जो प्रिंस है वो कम कठोर है, हार्मलेस है। मतलब देखें, वैसे तो प्रैक्टिकलिटी की बात दोनों में की, व्यवहारिकता के बारे में, यथार्थवाद के बारे में दोनों थिंकर बात करते हैं। और आप देखें, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, वो अपनी बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कौटिल्य को भारत का वो मैकियावली कहते हैं। तो मैकियावली जब वो कहते हैं तो मैकियावली का मतलब क्या, कि वो मैकियावली को एक ऐसा शासक बताना चाहते हैं जो साम दाम दंड भेद नीति का प्रयोग करके किसी भी तरह से एनी हाउ जो है वो अपने हितों को सुनिश्चित करता हो। ठीक है। और मैकियावली से तुलना करने का एक रीज़न और भी है, वो ये है कि मैकी कि मैकियावली की तरह कौटिल्य ने भी जो है राजनीति को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। उसने नैतिकताओं को पीछे छोड़ दिया। उसने राजा, आप देखें जो हिंदू धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें राजा जो है परंपराओं से, कानूनों से बंधा हुआ है। लेकिन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आप देखते हैं कि यद्यपि राजा के ऊपर में कुछ नैतिक बाध्यताएं हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि राजा अपने आप में सर्वोच्च है, वो सॉवरेन है, संप्रभु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैसे यहाँ पे पूछा गया है जुलाई 2018 में, ये थोड़ा सा क्वेश्चन इस तरह के जो हैं, इसमें क्या है कि आपको सब्जेक्ट मैटर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें, यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसमें से आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, पहला स्टेटमेंट है ही वॉज द फर्स्ट टू मेक पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि उन्होंने जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था है या जो राजनीति शास्त्र है उसको एक स्वतंत्र विषय के रूप में, एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के तौर पर जो है उन्होंने उसको व्यवस्थित, मतलब इस्टेब्लिश किया। ठीक है। दूसरा फिर क्या है कि उन्होंने क्या लिखा है कि ही propounded a theory of politics which deals with immediate practical concern of polity। उन्होंने राजनीति के एक ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो राज्य व्यवस्था के प्रत्यक्ष व्यवहारिक सरोकारों से संबंधित था। बिल्कुल सही बात है। वैसे भी आप देखें, ये जो बुक है अर्थशास्त्र, वो शासन कला के ऊपर लिखी गई है कि एक राजा को कैसे अपने हितों की रक्षा करनी चाहिए, एक राजा के अंदर कौन से गुण होने चाहिए, उसको अपने मंत्रियों का जो है चयन किस प्रकार से करना चाहिए, उसके अंदर उस राजा के पास स्पाई जो गुप्तचर हैं वो कैसे होने चाहिए, राजा की जो न्याय प्रणाली है वो कैसे होनी चाहिए, राज्य की सुरक्षा के लिए किस प्रकार के जो है दुर्ग, किस प्रकार के जो फोर्ट हैं उसको बनाने की आवश्यकता है, और किस तरह से जो है एक राजा को जो है अपने हितों को सुनिश्चित करने के लिए साम दाम दंड भेद नीति का जो है पालन करना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो राज्य की जो प्रैक्टिकल कंसर्न है, और प्रैक्टिकल कंसर्न का मतलब क्या, जो उसके नेशनल इंटरेस्ट हैं, एक राज्य के जो नेशनल इंटरेस्ट हैं, जो उसके राष्ट्रीय हित हैं, उसके बारे में बात करें, या अगर और आंतरिक मामलों में बात करें तो कैसे एक राज्य अपने जनता की भलाई के लिए अधिकतम काम कर सके, अधिकतम भलाई के लिए वो काम कर सके। तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से आप देखें तो एक राजा के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न है उसका जो राष्ट्रीय हित है वो है, और इंटरनल कंसर्न की देखें तो वो कैसे देश के अंदर कानूनी व्यवस्था को बनाए रखना है, और साथ ही साथ में क्या है कि पब्लिक की प्रॉस्पेरिटी के लिए, जो जनता की जो है संपन्नता के लिए कार्य करना है एक राजा को। दूसरा क्या कि ही इज क्रेडिटेड विथ बीइंग द फाउंडर ऑफ नीति शास्त्र ट्रेडिशन। उन्हें नीति शास्त्र परंपरा का संस्थापक होने का श्रेय दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है, आप देखें कौटिल्य से पहले भी जो है ऐसे धार्मिक ग्रंथ हैं भारतीय दर्शन में आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर नीति शास्त्र को जो है महत्व दिया गया हो।
और वैसे भी जो कौटिल्य का जो दर्शन है, जो चिंतन है, वो राजनीति को प्राथमिकता देता है। वो बेसिकली शासन कला से संबंधित है, स्टेट क्राफ्ट से, ना कि जो है नीति शास्त्र से। और यहाँ पे आप देखें, फॉर द फर्स्ट टाइम ही एम्फेसाइज्ड द नीड फॉर ए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कंट्रोल। पहली बार उन्होंने भारत में एक सुदृढ़ राजनीतिक नियंत्रण की ज़रूरत पर जोर दिया। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो एक फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ ये सही है, जो ऑप्शन थर्ड है ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो पहला, दूसरा और चौथा, ठीक है ना, ये सही है। जो ऑप्शन थर्ड है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। और बेसिकली आपको इसमें यही आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है ना। एग्ज़ाम हॉल में ख़ास तौर पे आपको इस बात का पे फोकस करना है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं इसके ज़रिए से आपको क्या करना है। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा करेक्ट है या कौन सा इनकरेक्ट है। तो इस पे आपको हमेशा जो है इस लाइन पे जो है फोकस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जिसे दिसंबर 2018 में पूछा गया है। और इस क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं कि बेसिकली आपको दो लिस्ट प्रोवाइड की गई है। एक तरफ क्या है कि जो राज्य के अंग हैं, ऑर्गन्स ऑफ स्टेट्स हैं, उनके बारे में बात की गई है। और दूसरी तरफ क्या है कि उसकी जो तुलना है, उसका जो कंपैरिजन है, वो ह्यूमन बॉडी से किया गया है। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कौटिल्य का जो राज्य है, बेसिकली कौटिल्य ऑर्गेनिक थियरी ऑफ स्टेट में यकीन रखते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कौटिल्य का जो राज्य है वो 7 तत्वों से मिलकर के बनता है। कितने? 7 एलिमेंट से मिलकर के वो बनता है। एक चीज़ मैं यहाँ पे और बताना चाहूँगा कि अगर आप इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन के अंदर देखें, ख़ास तौर पे ये जो पीरियड है जिसमें मनु और कौटिल्य एग्जिस्ट करते हैं, तो कौटिल्य से पहले भी बहुत से ऐसे विचारक रहे हैं जिन्होंने ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट के बारे में बात की है। राज्य के सावयवी सिद्धांत के बारे में उन्होंने बात की है। क्या? कि राज्य विभिन्न अंगों से मिलकर के बनी हुई एक जैविक इकाई है। मतलब क्या है कि इसके राज्य क्या, कि अपने आप में एक साधन, राज्य अपने आप में एक साध्य है, एक ऑब्जेक्टिव है, एक गोल है, उसको अचीव करना है। और उसके लिए ये जो एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, वो क्या है? साधन है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम बात करें सप्तांग थ्योरी की हम बात करें, तो सप्तांग थ्योरी आप देखेंगे मनु के राजनीतिक दर्शन में भी जो है सप्तांग थ्योरी के बारे में बात की गई है। और वो भी जो है राज के अंगों की तुलना मानव के अंगों से करते हैं। और यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले ये जो आप देखें यहाँ पे अमात्य का मतलब क्या? अमात्य का मतलब क्या? जो मिनिस्टर्स होते हैं उसको अमात्य बोलते हैं। तो कौटिल्य कहते हैं कि जो अमात्य है जो है उसकी तुलना हम आंखों से कर सकते हैं। जो मंत्री होते हैं वो राज्य के क्या होते हैं? आंखें होते हैं। और ये देखिए, कौटिल्य का जो सप्तांग सिद्धांत है वो मनु के सप्तांग सिद्धांत से इंस्पायर है। और ये जो इसमें आप देखिए, जो सुहृद जो आप वर्ड देख रहे हैं, सुहृद जो लिखा हुआ है, सुहृद, ये संस्कृत वर्ड है। और कौटिल्य बेसिकली ये सुहृद के बारे में बात नहीं करते हैं, बात करते हैं मनु सुहृद के बारे में। और इसमें सुहृद का मतलब क्या होता है? सुहृद का मतलब होता है फ्रेंड। और सुहृद की तुलना जो है किससे की गई है? उसकी तुलना की गई है ईयर्स से, कानों से की गई है। और इसके अलावा हम बात करें दुर्ग की, मतलब दुर्ग का मतलब फोर्ट, तो फोर्ट की जो तुलना की गई है वो किससे की गई है? वो आर्म्स से की गई है, जो इंसान की भुजाएं हैं हाथों की, जो, ठीक है, उससे की गई है। और इसके अलावा कोस की जो तुलना की है कौटिल्य ने, किससे की है? माउथ से की है। तो बेसिकली यहाँ पे तो कौटिल्य के बारे में बात की जा रही है, लेकिन क्या है कि जो जिसमें शब्दावलियाँ इस्तेमाल की गई हैं वो मनु के सप्तांग सिद्धांत की जो शब्दावलियाँ वो इस्तेमाल की गई। जैसे कि सुहृद के बारे में कौटिल्य कहीं बात नहीं करते हैं, वो बात करते हैं किसके बारे में? मित्र के बारे में बात करते हैं, मित्रा, ठीक है ना, वो बात करते हैं मित्र के बारे में, ना कि सुहृद। तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि वो कौन सा ऐसा चिंतक है जो, या विचारक है भारतीय राजनीतिक, इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन के अंदर, भारतीय राजनीतिक परंपरा के अंदर, जो बात करता है सप्तांग सिद्धांत के बारे में। तो
मनु बात करते हैं वो पहले ऐसे चिंतक हैं, वो ऐसे दार्शनिक हैं या राजनीतिक विचारक हैं जो सप्तांग थ्योरी के बारे में बात करते हैं। इसके अलावा और भी थिंकर्स हैं जो बात करते हैं सप्तांग थ्योरी के बारे में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो मनु है और कौटिल्य है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि सिंपली हमने ए को थर्ड से मैच कर दिया है, सॉरी ए को हमने मैच किया है किससे, सेकंड से। मतलब जो अमात्य को हमने, अमात्य क्या है, देखिए सप्तांग सिद्धांत के अंदर हम देखें तो राज के अंदर, जैसे सपोज एक राज है, तो जो उसका मस्तिष्क है, जो हेड है, वो क्या है, वो किंग है, राजा है, और उसके जो मंत्री हैं वो उसकी आंखें हैं। ठीक है ना, जो उसके अमात्य हैं, जो उसके मिनिस्टर्स हैं, उसकी आंखें हैं। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, अमात्य को मैच कर दिया, ए को सेकंड से मैच कर दिया, तो देखिए आप यहाँ पे ए को सेकंड से मैच कर दिया, और डी को हमने किससे मैच किया, कोस को पहले से। यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, बेसिकली देखिए यहाँ पे हमने आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई है। राजा की जो तुलना है वो सिर से की गई है, अमात्य के मतलब आँखें, जो मंत्री है उसकी तुलना आँख से की गई है, जनपद को जो है जंघाओं से, जो जो पैर है उससे की गई है, दुर्ग की भुजाओं से, जो किला है, फोर्ट है, उसकी उसको कंपैरिजन जो है हाथों से किया गया है। दंड की बात करें तो उसका, उसकी तुलना किससे की गई है, मस्तिष्क से। और कोष की तुलना करें हम, अगर कोष की बात करें तो उसके मुख से की गई, और मित्र के कान से। यहाँ पे दंड का मतलब मिलिट्री से है, यहाँ पे पनिशमेंट आप मत समझ जाइएगा। ठीक है, दंड का मतलब यहाँ पे मिलिट्री से। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अगेन आप यहाँ पे देखें कि दिसंबर 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया कि अर्थशास्त्र इज नोन एज, अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप ये देखिए कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है उसको टिक करना है। तो देखिए इसी की आप देखिए, श्रुति के बारे में बात की गई है, यहाँ पे 4 विकल्प दिए हैं, श्रुति की बात की गई है, स्मृति की बात की गई है, नीति शास्त्र की बात की गई और संहिता की बात की गई है। बेसिकली अर्थशास्त्र जो है वो नीति शास्त्र से बिलोंग करता है, अगर इस क्वेश्चन में विकल्प के अकॉर्डिंग देखें तो। ठीक है, वैसे तो अर्थशास्त्र अपने आप में एक ऐसा ग्रंथ है जो पॉलिटिकल इकोनॉमी से, राजनीतिक अर्थशास्त्र से संबंध रखता है, लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो नीति शास्त्र होगा। क्यों, क्योंकि जो अर्थशास्त्र है वो तो ना तो श्रुति की कैटेगरी में आता है, ना तो स्मृति की कैटेगरी में आता है, और ना ही संहिता की कैटेगरी में आता है। श्रुति मतलब क्या, जो देववाणियाँ हैं, जो देववाणी है, जैसे किसी, जैसे कि आप देखें, जो जैसे कि आप देखें जो वेदों की अगर हम बात करें, जो वेद हैं, जो कुरान है, या जो बाइबल की अगर हम बात करें, ये क्या है कि ये श्रुति हैं। मतलब डिवाइन इनकारनेशन हुआ, उसको किसी पैगंबर ने, किसी प्रॉफिट ने, किसी देव जो है ईश्वर के प्रतिनिधि ने सुना, उसके बाद जो है उसको सुनने के बाद उसको जो है मेमोराइज किया। ठीक है ना, मतलब कि ये किसी एक व्यक्ति विशेष की वाणी नहीं, या किसी व्यक्ति विशेष ने इसको लिखा नहीं, बल्कि क्या कि ये ईश्वर की वाणी है, इसका क्या कथन है। और स्मृति का मतलब क्या कि जिसको किसी ने मेमोराइज किया, और बेसिकली क्या है, इसी श्रुति को जब है किसी किसी लेखक ने, किसी विचारक ने अपनी भाषा में जो है उसको एक्सप्लेन किया। ठीक है ना, तो उसको स्मृति बोलते हैं। और नीति शास्त्र बेसिकली क्या है कि जहाँ पे हम नैतिक मूल्यों के बारे में बात करते हैं। हालांकि यहाँ पे आप देखें, वैसे तो जो अर्थशास्त्र है कौटिल्य का वो स्टेट क्राफ्ट से बिलोंग करता है, लेकिन फिर भी उसमें क्या है कि कुछ नीति शास्त्र से संबंधित चीज़ों के बारे में बात की गई, इससे राजा के कर्तव्यों के बारे में बात की गई है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन 4 है नीति शास्त्र, वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। अगेन यहाँ पे आप देखें, जो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसे पूछा गया है जून 2019 में, और इस क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रकृति हाउ मैनी प्रकृतिज ऑफ मंडल थ्योरी ऑफ स्टेट आर इन्यूमरेटेड बाय कौटिल्य। कौटिल्य द्वारा राज के मंडल सिद्धांत की कितनी प्रकृतियाँ। ये प्रकृति के पहले मतलब आप समझिए, प्रकृति का मतलब होता है ऑर्गन। आपने सप्तांग थ्योरी के बारे में आपने जब पढ़ा होगा अगर जो, तो जो राज्य के अंग हैं, उन अंगों के बारे में जब कौटिल्य बात करते हैं तो एक विशेष शब्द का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है प्रकृति।
तो यहाँ पे अगर हम बात करें प्रकृति, तो मंडल सिद्धांत के अंदर आप जानते हैं कि कितने, मंडल सिद्धांत के अंदर आप देखें तो कितने राज्य हैं एक मंडल के अंदर में। जो जो वृहद मंडल है, जो लार्ज मंडल है, उसमें कितने स्टेट्स हैं? 12 राज्य हैं। ठीक है ना? कितने राज्य हैं? 12 राज्य हैं। और हर 12 राज्य हैं, और हर राज्य में चूंकि एक राजा होगा, और हर राजा के पास क्या है कि संप्रभुता के, सॉवरेंटी के 5 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड और कोष। तो ये जो 5 एलिमेंट हैं संप्रभुता के, ठीक है, 5 एलिमेंट्स जो हैं, इसी को प्रकृति बोलते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हम देखें कि हर एक राजा के पास 5 एलिमेंट्स हैं। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो कितने हो जाएंगे? 60 एलिमेंट। तो ये कितने हो गए? 60 हो गए। प्लस हम देखते हैं कि इसमें 12 राजा भी हैं, मतलब कि अगर आप ये देखें, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड और कोष, ये जो 5 एलिमेंट्स ऑफ सॉवरेंटी के हैं, तो अगर इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 हो गए। प्लस में हम और जब 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 72। ये 12 कौन से हम ऐड कर रहे हैं? क्योंकि ये 12 किंग्स हैं, ये 12 राजा हैं, और ये 60 जो हैं क्या हैं? इसमें 60 में जो है अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड और कोष शामिल हैं। तो ये तो 5 एलिमेंट्स हैं स्टेट्स के। थोड़ा सा मैं आपको फिर से डिफाइन कर लूँगा इस कॉन्सेप्ट को। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि जो मंडल थ्योरी है, तो उसको अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसके अधिकरण 6 में, अधिकरण 6 में चैप्टर 2 में जो है इसके बारे में डिस्कस किया है, कौटिल्य मंडल थ्योरी के बारे में। आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं इस बुक, हाँ, ये जो ओरिजिनल अर्थशास्त्र है उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस बुक में जो है पेज नंबर 367 पे, इस बुक में पेज नंबर 367 में वो बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज नंबर 367, 366 और 367 में वो बात करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, मंडल थ्योरी के बारे में। आप देखिए यहाँ पे उदासीन, देखिए पहले प्राइमरी किंग्स के बारे में बात देखिए, आप देख सकते हैं 12 जो प्राइमरी किंग्स हैं मंडल सिद्धांत के अंदर। आप देखिए मंडल के अंदर कितने राजा हैं? 12 राजा हैं। और इसको कहाँ पे मेंशन किया है कौटिल्य ने? इन्होंने अपनी बुक के अंदर मेंशन किया है, बुक के अंदर चैप्टर 2 है, और अधिकरण कौन सा है? 6वां अधिकरण है। ठीक है, इस बात को नोट करिएगा, एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अधिकरण को आप भाग भी कह सकते हैं। तो अर्थशास्त्र के भाग 6 चैप्टर 2 के अंदर मंडल थ्योरी के बारे में डिस्कस किया गया है। और इसमें आप देखते हैं कि एक मंडल के अंदर कितने राजा होते हैं? 12 राजा होते हैं। और हर राजा के पास जो है, जो संप्रभुता के जो तत्व हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं। 5 एलिमेंट्स ऑफ सॉवरेंटी। वो कौन कौन से हैं? अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड और कोष। तो इस तरह से 12 पंचे 60, 60 ये हो गए, और प्लस 12 राजा, तो टोटल जो इसका आंसर हो जाएगा वो 72 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें जिससे पूछा गया है जून 2020 में। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा राज्य का कार्य नहीं है। क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द स्टेट्स अकॉर्डिंग टू कौटिल्य। कौटिल्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का कार्य नहीं है? तो पहला क्या है, देखें आप, एक्विजिशन ऑफ दैट विच इज नॉट अंडर इट्स कंट्रोल एंड पोजीशन। उसका अधिग्रहण जो नियंत्रण और स्वामित्व में नहीं है। दूसरा क्या है? प्रिजर्वेशन ऑफ व्हाट हैज़ बीन एक्वायर्ड, जो कुछ अधिग्रहित किया गया है उसका संरक्षण। और तीसरा क्या है? एसेंचुएशन ऑफ व्हाट हैज़ बीन प्रिजर्व्ड, जो कुछ संरक्षित किया गया है उसका प्रबलन। और चौथा क्या है? इम्पायर बिल्डिंग, केवल साम्राज्य निर्माण। तो यहाँ पे आप देखें जो ऑप्शन 4 है, ठीक है, ये राज्य का कार्य नहीं है। राज्य का कार्य जो है अंपायर बनाना नहीं, बल्कि और भी कार्य हैं। और बेसिकली आप
इस क्लास के शुरू में ही मैंने आपको क्या बताया था कि कौटिल्य 4 प्रकार की विद्याओं के बारे में बात करते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है? वो है दंड नीति, राइट? दंड नीति है, और दंड नीति ही राज्य के कार्यों को डिसाइड करती है कि बेसिकली अगर दंड नीति की हम बात करें तो दंड नीति का मतलब किससे है? पावर से है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा सा को रिलेट करके देखें, जो मार्गेंथ्याओ का जो कॉन्सेप्ट है रियलिज्म का, उससे जरा आप उसको कंपैरिजन करके देखें, तो बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या कि एक जो राज्य है उस शक्ति को प्राप्त करना चाहता है, उसको अर्जित करना चाहता है, मतलब उसको क्या करना चाहता है, उसको बेसिकली उस शक्ति को क्या करना चाहिए? अर्जित करना चाहता है, उसको प्राप्त करना चाहता है, उसको एक्सपैंड करना चाहता है और उसको प्रिजर्व करना चाहता है। तो आमतौर पे अगर हम देखें कौटिल्य का जो दंड नीति का जो कॉन्सेप्ट है, उसके उसके अंदर 4 एलिमेंट को जो है वो इंक्लूड करते हैं। कौटिल्य अपने दंड नीति की का जो सिद्धांत है उसके अंदर वो 4 चीज़ों को जो है वो इंक्लूड करते हैं। पहला क्या है? एक्विजिशन ऑफ अनइक्वायर्ड, मतलब उन चीज़ों को हासिल करना जो अभी तक हासिल नहीं है। ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया के केस में हम देखें तो इंडिया को क्या है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक परमानेंट सीट को अचीव करना है। दूसरा क्या है? प्रिजर्वेशन ऑफ एक्वायर्ड, जो चीज़ें हमें हासिल हो चुकी हैं उसको जो है प्रिजर्व करना है। जैसे कि मान लो कि एक नॉन परमानेंट मेंबर रहते हुए इंडिया को जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर चेयरमैन के तौर पे, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैन के तौर पे जो है काम करने को मिला, तो ये भी अपने आप में इंडिया की एक उपलब्धि है कि जो चीज़ें उसे को मिली उसको उसने प्रिजर्व की, उसको जो चीज़ उसको मिली उसको उसने प्रिजर्व किया। फिर क्या? ऑग्यूमेंटेशन ऑफ प्रिजर्व्ड, मतलब जो चीज़ें हासिल हो गई हैं उसको ऑग्यूमेंट करना, उसको बढ़ाना। ठीक है ना? और फिर क्या है? फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज एक्वायर्ड, प्रिजर्व्ड एंड ऑग्यूमेंटेड, और जो रिसोर्सेज हमें मिले हैं, जो चीज़ें हमने प्राप्त कर ली हैं, ठीक है, उन चीज़ों को क्या है कि लोगों के बीच में, जो जनता है उसके बीच में क्या है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे कि आप देखें फॉर एग्जांपल अगर आपने पॉलिटिकल साइंस के अंदर डेविड ईस्टर्न को पढ़ा होगा, तो पॉलिटिक्स को कैसे डिफाइन करते हैं? वो पॉलिटिक्स को डिफाइन करते हैं अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड वैल्यूज़, जो क्या कि जो राजनीति है वो मूल्यों का क्या है कि आधिकारिक आवंटन करती है। मतलब जो चीज़ें, जो राज्य के पास जो सोर्सेज हैं, जो चीज़ें हैं, उनको क्या है कि आम जनमानस में, जनता के बीच में जो है आधिकारिक रूप से जो है आवंटित आवंटित करती है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि 4 उद्देश्यों के बारे में बात करते हैं कि जो दंड नीति है उसके 4 उद्देश्य हैं। पहला ये कि जो चीज़ें हासिल नहीं हैं, प्राप्त नहीं, उसको प्राप्त करना। जो चीज़ें प्राप्त कर ली गई हैं उसको संरक्षण करना, उसको प्रिजर्व करना। और दूसरा, तीसरा ये कि जो चीज़ें हमारे पास में मौजूद है उसको क्या है, देखिए थोड़ा सा समझिए, जो चीज़ें प्राप्त कर ली गई हैं, अप्राप्त उसको प्राप्त करना, जो प्राप्त है उसको उसका संरक्षण करना, और उसके बाद में उसको बढ़ाना, और फाइनली जो चीज़ें हासिल की जा चुकी हैं समुचित मात्रा में उसका ठीक तरीके से जनमानस के अंदर, जनता के बीच में जो उसका वितरण करना एक फेयर तरीके से। तो बेसिकली हम देखते हैं कि ये जो कौटिल्य की दंड नीति है एक तरह से वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में यकीन रखती है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जिसे नवंबर 2021 में पूछा गया है, और इस क्वेश्चन के अंदर आप देखिए क्या पूछा गया है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द बुक टाइटल्ड कौटिल्य द अर्थशास्त्र, निम्नलिखित में से किसने कौटिल्य द अर्थशास्त्र नामक की पुस्तक लिखी है? हालांकि देखिए इस क्वेश्चन को मैंने इन डिटेल डिस्कस किया, मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई है। इस बुक को लिखा है एल एन रंगराजन ने लिखा है, और एल एन रंगराजन कौन है उसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में बात की एक सेपरेट वीडियो में, और उस वीडियो का जो लिंक है आपको इस वीडियो के लिंक मतलब जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपको सिर्फ इस बुक के आथर के बारे में, मतलब इस बुक को लिखा किसने, इतना जानना है तो इतना काफ़ी है कि इस बुक को एल एन रंगराजन ने लिखा है, और आपको एल एन रंगराजन के बारे में जानना है इन डिटेल इस, ठीक है, तो आप जो है लिंक में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस वीडियो पे, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, इसे शिफ्ट 1 में 2022 में पूछा गया है।
यहाँ पे पूछा जा रहा है कौटिल्याज थ्योरी ऑफ राजमंडल बिलोंग्स टू, जो कौटिल्य का जो राजमंडल का जो सिद्धांत है, जो मंडल थ्योरी है, वो किससे संबंध रखता है। तो बेसिकली जो कौटिल्य का जो राजमंडल का सिद्धांत है, जो मंडल थ्योरी है, वो किससे बिलोंग करती है, वो बिलोंग करती है फॉरेन पॉलिसी से बात कर डील करती है और इंटर स्टेट रिलेशन से। और जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि जो मंडल थ्योरी है, मंडल थ्योरी की अगर हम बात करें तो मंडल थ्योरी की जो चर्चा है किस कहाँ पे की गई है अर्थशास्त्र के अंदर, जो अधिकरण 6 है, जो भाग 6 है, उसके चैप्टर 2 में जो है बात की गई मंडल थ्योरी के बारे में। और जैसा कि मैंने आपको बताया, सॉरी, मंडल थ्योरी की अगर हम बात करें तो मंडल थ्योरी में आप देखते हैं कि 12 राज्यों का एक समूह है, इसमें एक राजा है विजिगीषु। क्या है? विजि विजुगीषु, ठीक है ना। ये जो एक चक्रवर्ती सम्राट है, जो अपने राज्य का जो है एक्सपेंशन करना चाहता है, जो है विस्तार करना चाहता है। और मंडल थ्योरी की कुछ और भी विशेषताएं हैं, जैसे कि देखिए क्या, फॉर एग्जांपल अगर मंडल थ्योरी की हम बात करें तो ये जो राजा है उसका जो समीपवर्ती देश है, मतलब जो उसका पड़ोसी है, वो उसका शत्रु है, और जो उसका पड़ोसी का पड़ोसी है वो हमारा मित्र है। जैसे कि हम इंडिया के केस में देखें, हम सपोज कि यहाँ पे जो सेंटर में इंडिया है, और यहाँ पे फिर चाइना है, और यहाँ पे फिर क्या है, यहाँ पे रसिया है। तो मंडल थ्योरी ये कहती है कि जो आपका जो निकट जो समीपवर्ती जो देश है, जो आपका पड़ोसी है, वो आपका दुश्मन है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल चाइना। और जो फिर हमारे पड़ोसी का जो पड़ोसी है वो हमारा मित्र है। जैसे कि देखिए, इंडिया का पड़ोसी है चाइना, और चाइना का पड़ोसी कौन है, रसिया। तो चाइना, कौटिल्य के मंडल थ्योरी के अकॉर्डिंग चाइना हमारा दुश्मन होगा, और जो रसिया है हमारा फ्रेंड होगा। और आप देखें कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच हम देखते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब 1970, आप देखें 1971 में जब लड़ाई हुई थी, तो उस वक्त रसिया ने हमारा सपोर्ट किया था। और हाँ, वैसे भी इंडिया ने जो है 8 अगस्त को 1971 में फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी रसिया के साथ, तो उसका हमको एडवांटेज मिला। तो ये जो थियरी है, मंडल थियरी, बेसिकली फॉरेन पॉलिसी से बिलोंग करती है और इंटर स्टेट रिलेशन से, मतलब राज्यों के बीच में आपस में कैसे संबंध हो गए। और आप देखें कौटिल्य ने बात करते हैं साम दाम दंड भेद नीति के बारे में बात करते हैं, वो 6 फोल्ड पॉलिसी के बारे में बात करते हैं, 60 गुड नीति के बारे में बात करते हैं, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे अभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है, थोड़ा सा इसकी टर्मिनोलॉजी में चेंजेस लाए गए हैं, बाकी चीज़ें सेम है। देखिए क्या लिखा है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ दंड नीति अकॉर्डिंग टू कौटिल्य। कौटिल्य के अनुसार दंड नीति का उद्देश्य क्या है। एक्विजिशन ऑफ अनएक्वायर्ड, जो चीज़ें हमें प्राप्त नहीं है उसको एक्वायर करना। प्रिजर्वेशन ऑफ एक्वायर्ड, जो चीज़ें प्राप्त कर ली गई उसको, जो चीज़ें प्राप्त कर ली गई हैं उसको क्या करना, प्रिजर्व करना, ये भी बिल्कुल सही है। मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर विद इन द स्टेट, दंड नीति का के जो 4 उद्देश्य या 4 लक्ष्य जो बताए हैं कौटिल्य ने, उसके अंदर मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर विद इन स्टेट नहीं है। और क्या है कि ऑग्यूमेंटेशन ऑफ द प्रिजर्व, जो जो चीज़ें हमने प्रिजर्व कर ली हैं, सुरक्षित कर ली हैं, उसकी उसकी वृद्धि करना, उसको संरक्षित करना। और बाद में क्या कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑग्यूमेंटेड, जो चीज़ें हमने संवर्धित कर ली उसका उचित वर्णन। तो ए बी और डी ई, ए बी और डी ई जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, और बाकी यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन जहाँ जहाँ होगा वो ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो एलिमिनेशन मेथड की अगर भी इस्तेमाल करें हम, तो यहाँ पे देखिए सी यहाँ पे कॉमन है सब में, ये 3 ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे, बचा 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली दंड नीति के अंदर हाँ आप देखते हैं जो कौटिल्य की जो दंड नीति है उसमें 4 चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। पहला क्या है कि आप देखें, क्या है, आप प्राप्य को प्राप्त करना, मतलब एक्विजिशन ऑफ अनएक्वायर्ड, जो चीज़ें हमें हासिल नहीं है उसको जो है हासिल करना। फिर क्या है, प्रिजर्वेशन ऑफ एक्वायर्ड, जो चीज़ें प्राप्त कर ली गई हैं उसको उसको संरक्षित करना, उसका संरक्षण करना। ऑग्यूमेंटेशन ऑफ प्रिजर्व, जो चीज़ें हमारे ने हमने प्रिजर्व करके ली हैं उसको बढ़ाना। और फिर क्या है, जो फोर्थ जो टास्क है जो वो क्या है, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एक्वायर्ड, जो जो रिसोर्सेज हमने प्राप्त कर लिए हैं, जो चीज़ हमने हासिल कर ली हैं उसको क्या, उसका समुचित ढंग से, उसका ठीक ठाक तरीके से, न्याय संगत तरीके से उसका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ,
करना, लोगों के बीच में उसको बांटना। तो ठीक है, इस पे हाँ, इसको याद करके रखिएगा आप कि दंड नीति के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की हैं कौटिल्या ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे पूछा गया है, इन विच यूनिवर्सिटी कौटिल्या टॉट। कौटिल्या किस विद्यालय में शिक्षण का कार्य करते थे? तो कौटिल्या जो है तक्षशिला में जो है, उन्होंने वहाँ पे एजुकेशन भी हासिल की थी, और बाद में वहाँ पे उन्होंने एज ए प्रोफेसर वहाँ पे टीचिंग का काम भी किया था कौटिल्या ने। कहाँ पे? तक्षशिला में। ठीक है, और आप देखें ये जो क्वेश्चन है इसे जून 2023 में पूछा गया है। यहाँ पे सिक्स जो फोल्ड पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, जो इसको हिंदी में साठगुड्डे नीति बोलते हैं, विदेश नीति की जो 6 विधियाँ, जो 6 सिद्धांत हैं, उसके बारे में बात की गई है। और इसमें पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू कौटिल्या विच वन ऑफ द फॉलोइंग 6 मेथड ऑफ फॉरेन पॉलिसी इज अप्लाइड बाय द वुड बी कॉन्करर टू द एलिमेंट ऑफ हिज सर्किल स्टेट्स। कौटिल्य के अनुसार भावी आक्रांता अपने राज्यों के प्रभुत्व वाले क्षेत्र में विदेश नीति के 6 विधियों में किनका प्रयोग करते हैं? ठीक है, मेकिंग पीस, रिमेनिंग नॉन वायलेंट, शांति की स्थापना, गैर अहिंसा की स्थिति बनाए रखना, शांत रहना और समर्थन प्राप्त करना। देखिए, कौटिल्य की अगर साठगुड्ड नीति की हम बात करें अगर, तो उसमें देखिए 6 तत्व उसमें शामिल हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं वो साठगुड्ड नीति कौन कौन सी है। संधि, साठगुड्ड नीति के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं? संधि करना, संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधिभाव और संश्रय। थोड़ा सा मैं इन चीज़ों को डिफाइन करूंगा ताकि चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सकें। साठगुड्ड नीति के अंदर क्या है कि एक राजा जो है अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कभी कभी क्या करता है वो, कि किसी और राजा से जो है वो शांति संधि करता है। ठीक है ना, पीस मेकिंग, पीस अकॉर्ड को साइन करता है। और दूसरा क्या कि यहाँ पे आप देखें, रिमेम्बरिंग जो नॉन वायलेंट है ये साठगुड्ड नीति का हिस्सा नहीं है। और स्टेइंग क्वाइट का मतलब क्या? आसना। ठीक है ना, मतलब शांत रहना, मतलब यहाँ पे न्यूट्रलिटी की बात हो रही है बेसिकली। और सीकिंग सपोर्ट, मतलब किसी का, जैसे कि सपोज कि 2 राजा हैं और दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई है, और इसमें से एक पक्ष मान लीजिए वो कमज़ोर पड़ जा रहा है, तो किसी तीसरे राजा के बीच में जो कहीं जो इससे शक्तिशाली है उसके बीच उसका जा करके आप सपोर्ट हासिल करें, संश्रय हासिल कर लें, तो उसको बोलते हैं संश्रय या सीकिंग सपोर्ट। मतलब साठगुड्ड नीति के अंदर जो 6 एलिमेंट है उसमें एक एलिमेंट ये भी है कि इसके टोटल जो 6 एलिमेंट है वो क्या है? संधि, विग्रह, आसन, यान, द्वैधिभाव और संश्रय। द्वैधिभाव में क्या होता है कि एक राजा, द्वैधिभाव की अगर हम बात करें तो क्या है कि द्वैधिभाव में क्या होता है कि एक राजा से एग्रीमेंट को तोड़ता है और दूसरे से क्या है, और फिर क्या कि वो किसी दूसरे राजा के साथ अपना जो है अपने नए सिरे से जो है वो एग्रीमेंट करता है। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है कि आप देखें, संसराय का मतलब क्या कि एक राजा क्या है कि अपने, जैसे कि 2 राजाओं के बीच में युद्ध चल रहा है और या फिर वॉर लाइक सिचुएशन बनी हुई, तो उसमें से क्या कि एक राजा क्या है कि वो जाकर के कहीं किसी और शक्तिशाली राजा के आश्रय में चला जाए, उसके उसके तरह एक तरह से उसके शेल्टर में चला जाए वो। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं संश्रय। और मैंने हालांकि चीज़ों को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए, देखिए द्वैधी भाव का बेसिकली मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति, एक राजा के साथ वो जो है पीस अकॉर्ड साइन कर ले या शांति व्यवस्था स्थापित कर ले, और साथ ही साथ क्या है दूसरे के साथ जो है के साथ वो युद्ध शुरू कर दे, उसी को बोलते हैं द्वैधी भाव। ठीक है ना, तो कब किस परिस्थिति में क्या करना है ये तो परिस्थितियां तय करती हैं कि एक, जैसे कि संधि की, जैसे कि संधि की बात करें, पीस की बात करें, आमतौर पे संधियां कब होती हैं? जहाँ पे 2 शासक हो हैं और दोनों इक्वलेंट होते हैं, तो आमतौर पे जो है युद्ध को टालने के लिए जो है जो शासक होते हैं वो संधियां करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह साठगुड नीति है, इसमें इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको मेमोराइज कर लीजिएगा।
यहाँ से कई बार नेट के एग्जामिनेशन में और टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बेसिकली जो 60 गुण नीति की हम बात करें, तो 60 गुण नीति को कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसके अधिकरण 7 में चैप्टर 1 में बात की गई है। सिक्स फोल्ड थ्योरी के बारे में बात की गई है, मंडल थ्योरी नहीं, बस सिर्फ जो सिक्स फोल्ड जो पॉलिसी है उसको, उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा कि अधिकरण जो 7 है, जो भाग 7 है, उसके अंदर कौटिल्य ने जो है बात की है 60 गुण नीति की, सिक्स फोल्ड पॉलिसी के बारे में बात की उन्होंने। और यहाँ पे देखिए दिसंबर 2023 का ये क्वेश्चन है, इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन। हालांकि देखिए अगर आप बात करिए जो सिक्स फोल्ड पॉलिसी है, सिक्स फोल्ड पॉलिसी की बात करें तो इसके बारे में मनु भी बात करते हैं और कौटिल्य भी बात करते हैं। और आप देखें दिसंबर 2023 में 60 गुण नीति सिक्स फोल्ड पॉलिसी से जो है, जो बेसिकली शासन कला से और कूटनीति से इसका संबंध है, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे पूछा गया अकॉर्डिंग टू मनु विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फाउंडेशन ऑफ सिक्स फोल्ड, फाउंडेशन ऑफ डिप्लोमेसी एंड स्टेट क्राफ्ट। तो हॉस्टिलिटी मतलब विग्रह, तटस्थता, संशय, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन 4 है कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध, वो जो है नहीं हुआ। यहाँ पे सही जो चीज़ बैठती है वो पी संधि होती है। क्या है? संधि, ना कि कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, दो अलग अलग चीज़ें हैं, अनुबंध अलग चीज़ है और संधि अलग चीज़ है। ठीक है, इस बात का जो है ख्याल रखिएगा। तो आज के सेशन में इतना ही। मैंने अपने तरफ से कोशिश की कि मैं सारे क्वेश्चन को इंक्लूड करूं। और एक चीज़ और भी मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट के ऊपर जो मैंने बुक लिखी है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैंने सारे थिंकर्स को कवर किया है, बहुत संक्षेप में, बहुत ही प्रिसाइजली मैंने इन चीज़ों को कवर किया है। तो आप चाहें तो इस बुक को भी जो है परचेज कर सकते हैं। और इसमें मैंने चीज़ों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखा हुआ है, इसका नाम ही द बुक ऑफ क्रोनोलॉजी। यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट को और किताबों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखा गया है। और इसके अलावा सारे क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं यूजीसी एग्जामिनेशन में, उसको भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ऑर्गेनाइज किया गया है। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए जिनका मीडियम इंग्लिश है, इंग्लिश स्टूडेंट्स का, वो इस बुक को जो है परचेज कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।